सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हमारी जंग का मैदान पूरा मुल्क होगा, लेकिन पूरे मुल्क से इंसानों का एक सैलाब आ रहा है और जाली हुक्मरान उसमें तिनकी की तरह बह जाएंगे। इस जाली हवाई और खलाई किश्ती के गर्काब का वक्त आ चुका है। अब ये जंग हुकूमत के खात्मे पर ही ख़त्म होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान और आप देख रहे हैं अब बात होगी। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एक ऐसा आवाम का समंदर आएगा कि हुकूमत बिल्कुल तिनकों की तरह बह जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ कौन कौन सी सियासी जमातें हकीकी तौर पर मौजूद हैं और कौन कौन सी सियासी जमातों के रहनुमा कह रहे हैं कि मैं बीमार हूं, या वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें शक हुआ कि आपके इस मंसूबे के पीछे कोई और है तो हम फिर आपके साथ नहीं होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उन्हें आए बाएँ शाये का इशारा दे रही है और शहबाज शरीफ ने तो यही कह दिया है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब जो निकल रहे हैं 27 अक्टूबर को, वो किन मुतालबात के ज़ुमरे में आती है बात? क्या नामूस रिसालत का मामला है पाकिस्तान में, इसलिए मौलाना फजलुर रहमान तमाम मदरसों के बच्चों को लेकर इस्लामाबाद आ रहे हैं, आवाम को दावत दे रहे हैं कि वो इस्लामाबाद तशरीफ़ ले आएँ और एक ऐसा धरना दिया जाए जिसके बाद हुकूमत चली जाए और एक फ़्रेश इलेक्शंस हों? या वो महंगाई के नारे के पीछे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि आवाम उनकी ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गई है? या फिर इमरान खान साहब के साथ उनके ज़ाती कुछ ऐसे मामलात हैं, PTI के साथ कुछ ऐसे मामलात हैं कि उनको वज़ीर आज़म मानने को, कबूल करने को तैयार नहीं है? इसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल बनती जा रही है, क्या पाकिस्तान के लिए ये मुमकिन है, पाकिस्तान के लिए पॉसिबल है कि ऐसे मौके पर जहाँ पाकिस्तान का नैरेटिव बड़ी तेज़ी से सारी दुनिया के अंदर बड़ा पॉजिटिवली गया है, जहां अभी रिसेंटली हमने देखा कि टैक्स रिफॉर्म्स हो रही हैं, जहां हमने देखा कि आर्मी चीफ से बड़े बिजनेसमैन की मुलाकात हुई और वो अब बरमला कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आ रही है। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन दो बड़ी सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी झिझक रही हैं मौलाना साहब के साथ आने में। मौलाना साहब की अपनी स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितने लोग जमा कर सकते हैं इस्लामाबाद के अंदर, और वाकई अगर जमा कर लेंगे तो होगा क्या? क्या मजमूई तौर पर इस्लामाबाद के अंदर वही मंजर दोबारा नज़र आएगा जो हमने पहले PTI के दौर के अंदर देखा था? इस्लामाबाद से गुफ्तगू शुरू करते हैं। मेरे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं, कानूनी माहिर भी हैं, आरिफ चौधरी साहब वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। आरिफ साहब, हम फिर एक मंजर देख रहे हैं पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर। हम ये ऐलान सुन चुके हैं, एक बार नहीं कई बार मुख्तलिफ रहनुमाओं का, और मौलाना साहब ने तो अकेले ही ऐलान कर दिया, ना बिलावल साहब की बात सुनी, ना शहबाज शरीफ साहब की बात सुनी, ना तैयारी हुई। उन्होंने कहा ये समंदर आएगा और तिनकों के अंदर बहा के हुकूमत को ले जाएगा। पाकिस्तान के कैपिटल में आप समझते हैं कि इस तरह की चीज़ हो सकती है और मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर आ जाएंगे और वो बैठ जाएंगे तो हुकूमत चली जाएगी? फैसल साहब बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि अगर वो मुतालबात जिनका आपने आगाज़िया में ज़िक्र किया, और अगर उनमें से कोई भी मुतालबा मौलाना फजलुर रहमान साहब का होता जिसमें महंगाई और लाकानूनीयत और अब तक गवर्नेंस जो है वो बैड गवर्नेंस या इस तरह के इश्यूज़ होते, तो फिर यकीनन वो बाकी सियासी जमातें जिनका पॉलिटिकल एजेंडा है और वो हुकूमत की मुखालफत भी कर रही हैं, शुरू से मुखालफत कर रही हैं, वो भी इनके साथ होती। उनके हिचकिचाने की जो वजह है बुनियादी तौर पर वो ये है कि मौलाना एक तो वक्त नहीं देख रहे कि वक्त वो है कि जब पाकिस्तान जो है इस वक्त यूँ समझें कि वो आई बाल टू आई बाल वाली कैफियत है इंडिया के साथ। कश्मीर का इशू जो है वो इस कदर हमारे सर के ऊपर चढ़कर यानी बोल रहा है और वो हमसे मुतालबा कर रहा है कि पाकिस्तान मुत्तहिद हो और मुत्तहिद होकर मुकाबला करे उस सारी कैफियत का जो इस वक्त वहाँ कब्ज़े की सूरत में इंडिया ने रखी हुई है, कर्फ्यू है और उनकी आवाज़ तक बंद कर दी गई है कश्मीरियों की। और बल्कि उनका कहना ये है मोदी का कि वो आने वाले दिनों में जो हमारा आज़ाद कश्मीर है उस पर भी कब्ज़ा करना चाहता है। तो ऐसे हालात में
कोई भी मुहिब वतन इस तरह की तहरीक का सोच नहीं सकता। जहाँ तक मौलाना साहब का अलमिया है वो तो समझ में आता है कि पहले दिन से ही वो हुकूमत के साथ वो मुतारिब हैं और हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ वो जो शेर है कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन का शौक भी सी, मुनीर नियाज़ी साहब का उसका पहला मिसरा, यानी वो जो मरने का शौक़ है उसके बारे में ज़रूर देखिएगा कि आपकी सियासी पार्टी जो इस वक्त हुकूमत में है उनमें अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई भी सियासी तौर पर कोई मैच्योरिटी आ रही है या कोई मैच्योरिटी का मुजाहरा कर रहा है। हर शख्स जो है वो वहाँ जिस कदर बदजुबानी कर सकता है उतना ही ज़्यादा वो उनका सही तर्जमान हो सकता है। बल्कि आज मैं सुन रहा था उस खातून की बात कि वो कहती है जी मैं मौलाना को फजलुर रहमान को मौलाना नहीं कहूँगी। भाई ये किस तरह की बातें आप कर रहे हैं? और फिर शेख रशीद का इस तरह कहना कि वो मुजाहरा नहीं कर, मामला जो है वो आदाब से, पार्लिमानी विकेबलरी से निकल चुका है और लोग अपने जो इख्तलाफ राय है उसमें पता नहीं कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि नहीं करने चाहिए। ये MNA मौलाना जमालुद्दीन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, JUIF के रहनुमा हैं। मौलाना साहब, 27 तारीख इस्लामाबाद के अंदर आप तमाम पाकिस्तानियों को दावत दे रहे हैं कि वो जमा हो जाएं और मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि जब तक हम वहाँ से उठेंगे नहीं, जब तक हुकूमत नहीं चली जाएगी, ऐसा समंदर आएगा तिंकों के अंदर हुकूमत चली जाएगी, तिंकों के अंदर बह जाएगी, तिंकों की तरह बह जाएगी। मौलाना साहब, कितनी बड़ी तैयारी है आपकी? पीपल्स के साथ नहीं है, मुस्लिम लीग नून आपके साथ नहीं है और कोई सियासी जमात आपके साथ नहीं है। कौन लोग होंगे जो समंदर की तरह इस्लामाबाद में आएंगे और हुकूमत को तिंकों की तरह बहा के ले जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान की हुक्म पर पाकिस्तान के तमाम शहरों में मिनियन मार्च किए हैं। तो उस मिनियन मार्च में न हमारे साथ PPP थे, न मुस्लिम लीग नून थे, न कोई और जमात थी। सिर्फ एक शाह अहमद नूरानी की फर्जंद अर्जुमंद वो हमारे साथ होता। तो आप लोगों ने उनको नहीं देखा कि वो किस तरह कामयाब रहे और समंदर जैसे मिनन मार्च हुई है, एक एक जिले में इस तरह हुई है, फाटा में हुई है, हर एक बड़ी शहर में हुई है। तो वो जितनी भी मिनन मार्च हुई है वो लोगों को हम लेके आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह जितनी भी पार्टी है, पहले तो ये बात इंशाअल्लाह ताला दुरुस्त और इंशाअल्लाह ताला दुरुस्त साबित होगी कि तमाम पार्टी हमारे साथ होंगे, तमाम पार्टीज आपके साथ होंगी। अच्छा, ये बताएं कि मुतालबात क्या हैं? मुतालबात क्या है? हुकूमत से मुतालबा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा है, आर्मी चीफ से मुतालबा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा है। मुतालबात क्या हैं और किससे हैं? मेरे ख्याल में मुतालबा और जो इस गर्मी के मकासद है वो मेरे कायद ने आप लोगों तक पहुंचाया भी है। और आप एक दफा बताएं ना, आप बताएंगे जमालुद्दीन साहब आप MNA हैं, आप बताएंगे तो जरा दोबारा कर ले। जी ये सवाल आप उनसे कर ले कि क्या करना चाहते हैं। हम उनके हुक्म के ताबे हैं, जो भी हम हुक्म दे देंगे हम वही करेंगे। आप कौमी असम्बली के मेंबर हैं, JUIF के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, मुतालबात तो बताएं ना, मुतालबात हैं क्या और किससे हैं? मैं कौमी असम्बली का मेंबर हूँ, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की एक अदना कारकुन हो, वो जो भी हुक्म करेगा हम वही करेंगे। मुतालबात जो उसमें जो भी डिमांड किया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, वही हम बताए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने भी सुना भी है और आप लोगों के रिकॉर्ड में भी होगा। बहुत सीनियर रहनुमा हैं, जमालुद्दीन MNA हैं JUIF के। मैं बार बार उनसे पूछ रहा हूँ मुतालबात क्या हैं इस धरने के जो 27 अक्टूबर को होने जा रहा है, और इस मुतालबात का जो इदराक है वो किसने करना है, किसने सुनना है, फिर अमल दरामद करना है। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो आर्मी चीफ है। ये जो धरना दिया जा रहा है ये किसके लिए मुतालबात किए हैं? एक दफ़ा दोबारा पूछता हूँ, MNA हैं मौलाना जमालुद्दीन साहब, ये मुतालबात क्या हैं और किससे हैं ये मुतालबात? ये मुतालबा मौजूदा जो हुकूमत है, ये हुकूमत नाअहल है। इस नाअहल हुकूमत से पाकिस्तानी आवाम को हम इंशाअल्लाह ताला निजात दिलाएंगे हुकूमत को।
अच्छा, पाकिस्तानी अवाम को इस हुकूमत से निजात दिलाएंगे, तो किस लिए इस हुकूमत ने ऐसा क्या किया है? नामूस रिसालत के मामले पर आप दिलवा रहे हैं, कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर ये हो रहा है? जी, कश्मीर के मामले पर है, कश्मीर पे सही मुकाबला नहीं किया इस हुकूमत ने। नहीं, मेरे ख्याल में हजारों खामियां हैं जो इस हुकूमत है। इसने कश्मीर को भी बेच दिया है, कश्मीर को बेच दिया है, वैसे सौदा किया हुआ है, वैसे हवाई जहाज से कुछ नहीं होता है, और उसने सिर्फ कश्मीर का सौदा किया हुआ है। और इसी तरह पाकिस्तान की जो माशी हालात है ये आपकी नजर में है कि बिल्कुल पाकिस्तान कुकला हो चुका है, बेच गया इसकी माशियत। और इसी तरह ये खत्म नबूत की मसाइल है वगैरह वगैरह, ये तो हमारी जाती मसाइल है। इस मिलियन मार्च तो हम आज़ादी के मार्च, इसको हमने आज़ादी मार्च का नाम दिया है। मौलाना साहब, आप मेरे साथ ही रहिएगा, जितनी बात आप समझा पाए या मैं समझ पाए या हमारे नाज़रीन समझ पाएँ कि नामूस रिसालत, कश्मीर के मामले पर, महंगाई के मामले पर इस हुकूमत के खिलाफ हम आ रहे हैं। रिसेंटली बार बार ये बात आ रही है कि कश्मीर कमेटी के सरबराह मौलाना साहब एक बार नहीं कई बार रहे हैं, कश्मीर के सारे मसले की जिम्मेदारी मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर रही है, सारे बयानिए की सूरत हाल सारी दुनिया के अंदर बताने की जिम्मेदारी मौलाना फजलुर रहमान साहब पर रही है। उनकी कारकर्दगी से लोग मुतमईन हैं नहीं हैं, ये एक सवाल है। साथ ही जो नामूस से रिसालत वाला मामला है उसमें तो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इमरान खान साहब की जो तकरीर है उस तकरीर ने बहुत अहम सूरत हाल जो है वो क्लियर कर दी। मैं चाहूँगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या कहा है, जरदारी साहब ने खुद इसके ऊपर क्या कहा है, ये भी आपको सुनवाऊँ। धरना होने जा रहा है, आज़ादी मार्च होने जा रहा है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि ऐसा मार्च होगा, इतना बड़े तादाद के अंदर पाकिस्तानी आएंगे कि समंदर बन जाएगा कैपिटल, और वहाँ पे हुकूमत तिनकों की तरह बह जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन क्या कह रहे हैं, और आसिफ जरदारी साहब जो इस वक्त गिरफ्तार हैं, हवालात में हैं, जेल में हैं, वो उन्होंने कल क्या कहा मैं आपको सुनवाता हूँ। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सहर कामरान हमारे साथ होंगी, उनसे पूछते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल 27 अक्टूबर का यौम सिया का दिन ऐलान किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने पार्टी का इजलास बुलाया है ताकि हम अपना पार्टी से मशवरा करें कि हम कैसे किस हद तक मौलाना का मदद कर सकें, हम कैसे किस हद तक मौलाना के साथ पार्टिसिपेट कर सकें। रज़ाई साहब क्या कहेंगे कि मौलाना साहब निकाल दिए, कामयाब हो जाएंगे अपने इस मिशन? इंशाअल्लाह हमारी दुआएं उनके साथ, पीपल्स पार्टी मौलाना साहब के जाने हम सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस हद तक मौलाना के साथ होगी इसका फैसला होना है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े पैमाने पर जलसे जुलूस जो है वो अपनी पार्टी के तंजीम नौ के लिए और उसके लिए एहतजाज के लिए कर रखे हैं, उसकी डेट्स अनाउंस की हुई हैं, तो वो कहाँ जाएंगे और किस हद तक आएंगी। मैं सहर कामरान साहिबा, ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का एहतजाज है, इस पर खुलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ क्यों नहीं खड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। हम जो जिस चीज़ के ऊपर हम कुछ जो है प्रिकॉशंस ले रहे हैं या हमारे कंसर्न्स हैं, हम ये नहीं चाह रहे कि हम अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए किसी गैर जमहूरी ताकत के किसी गैर जमहूरी इक़दाम का शिकार हो जाए। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि दे आर वैलिड रीजन के अवाम के साथ साथ सियासी जमातें भी मैदान में निकलें, क्योंकि इस कलील अरसे के अंदर पीटीआई हुकूमत, ये जो तब्दीली सरकार ने है, इसने मुल्क को इस नहज पे ला के खड़ा कर दिया है जहाँ पे हर तरफ आपको बद इंतजामी और तबाही नजर आ रही है। और इनकी तब्दीली के जो ये मंशूर था उसके तबाहकुन असरात जो है वो अब आवाम के लोअर दर्जे तक भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। पहले आप ये देखें कि आपकी मईशत आज बिल्कुल तबाह है, आपकी जो 50-60 हज़ार लोग सताए गुर्बत से नीचे चले गए, 1.5 मिलियन के करीब जो है बेरोजगार हो चुके हैं, कारोबारी जिंदगी मुअत्तल है। यहाँ तक कि अब आप ये देखें कि जो कारोबारी अफराद हैं उनको जाके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलना पड़ रहा है। तो ये जो हालात हो गए मुल्क की मईशत के कि आपकी जो है इन्फ्लेशन डबल डिजिट में और आपकी पैदावार जो है जनूबी एशिया में सबसे कम, तो जहाँ पर इस किस्म के हालात हो जाए, फिर आपको इंतजामी तौर पर आपको गवर्नेंस जो है वो नील नजर आ रही है। आप ये कहें कि आपका जो दारुल खिलाफा है इस्लामाबाद,
इसमें भी मैं समझती हूँ कि एक दफा फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, क्राइम रेट जो है वो बढ़ गया। जब आपके जो है इकोनॉमिक कंडीशन, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आपकी ये जो इंडिकेटर्स आप बता रही हैं, रोजगार के मामला, महंगाई के मामला, बिजनेस कम्युनिटी तंग है, ये सब कुछ ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ आप उस तरह क्यों नहीं खड़े, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा लीडरान, जिस तरह से मौलाना साहब ने खुद से ऐलान कर दिया कि 27 तारीख को मैं निकलूंगा, पीपल्स पार्टी किस हद तक साथ है? देखिए फैसल, बिल्कुल पीपल्स पार्टी साथ है और मैं समझती हूँ कि मौलाना के बयान का खैर मकदम जो है वो चेयरमैन भी कर चुके हैं और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी भी कर चुके हैं। मैंने आपको बताया ना कि हम मोहताज कहाँ पे हैं। आपको पता है कि हम नहीं चाह रहे कि फैजाबाद धरने वाली सिचुएशन हो, जहाँ हम ये नहीं चाह रहे कि कल को कोई एतमाद नहीं है मौलाना साहब के ऊपर, कहीं पीछे कोई पिछला एजेंडा तो नहीं है ऐसा कोई तय हो जाए और मालूम है पीपल्स पार्टी मेहमान बनकर आई और उसके साथ फिर कोई और हाथ हो जाए, इसका खदशा है? देखिए पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है। पीपल्स पार्टी ना मेहमान बन रही है ना मेहमान बन के आती है। पीपल्स पार्टी की एक अपनी सोच, अवाम के साथ अपने राब्ते हैं और हर सियासी जमात के राब्ते होते हैं। सिर्फ वो हुकूमत जो सिलेक्टेड होती है, जिसकी रूट्स नहीं होती, उसके फैसले, उसके जो इक़दाम हैं वो इस किस्म के होते हैं जो तबाहकुन होते हैं। जो आप देख रहे हैं आज, आपको सिफारशी सतह पे भी मुल्क इतना तनहा नजर आता है जिससे पहले कभी नहीं था। यानी इस तकरीर जिसका बहुत ज्यादा चर्चा है, उससे पहले भी 3 ममालिक आपके साथ कश्मीर इशू पे रहे, तुर्की, मलेशिया और चाइना, और उस तकरीर के बाद भी आपको 3 ही ममालिक नजर आए। जितने बयानात थे वो मुतज़ाद थे। आपको यू टर्न की पॉलिसी अपने उरूज पे नजर आती है। मैं तो उस पुराने पाकिस्तान की बासी हूँ जिसके फाउंडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये कहते हैं कि एक फैसला करो, उससे पहले 100 दफा सोचो और फिर अपने फैसले पे डट जाओ। आरिफ चौधरी साहब, ये जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें सैर कामरान साहिबा की आपने गुफ्तगू सुनी और मौलाना जमालुद्दीन साहब की भी गुफ्तगू सुनी, और जो लीडरान हैं बड़ी पार्टीज़ के, मुस्लिम नून का भी मैं आपको अभी वर्जन दूंगा, लेकिन ये जो मंजरनामा इस वक्त खिंचा है, इस मंजरनामे के अंदर आप समझते हैं कि ये एहतजाज कारआमद होगा या पाकिस्तान को किसी और तरफ ले जाएगा? 27 अक्टूबर का धरना, आज़ादी मार्च कामयाबी की तरफ होगा या कन्फ्यूजन और बहरान की तरफ ले जाएगा पाकिस्तान को? फैसल साहब, मेरे एक फ़लसफ़े के उस्ताद ने कहा था कि कभी भी किसी आलम दीन से कभी बहस में ना उलझना, ये रिस्क ना लेना। आपने देखा, आपने सवाल किए तो उन्होंने जो जवाब दिए, आप उन जवाबात को ही अपने लिए काफ़ी समझें और पूरी कौम जो है वो यही समझे कि यही जवाबात हैं उनके, कि जो उनके कायद उन्हें कहेंगे वो कर गुजरेंगे और बाकी सवाल ना किए जाए। मामला यहाँ ये है कि जो हमारी पीपल्स पार्टी की रहनुमा खातून हमारी काबिल इज़्ज़त फरमा रही हैं, सारी टीम तो इनकी अपनी काम कर रही है, वज़ीर ख़ारजा से लेकर यानी मामले खसूसी इतलात तक और बाकी सारे इवन ख़जाना के सारे वही लोग हैं जो इनके थे। अब अगर गवर्नेंस की ये बात कर रहे हैं तो इन्हें तो कम से कम अपनी टीम को काम करने का मौका तो देना चाहिए। टीम को काम करने का मौका जरूर दें। आरिफ चौधरी साहब, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, न्यूज़ ब्रेक, और उसके बाद फिर यहीं से हम बात आगे, और मैं कोशिश करूंगा कि जो आर्मी चीफ से मुलाकात हुई उसमें जो बिजनेस टाइकॉन्स बैठे थे, किसी एक से रब्ता करके जो मईशत की बेहतरी की तरफ एक कदम आगे बढ़ रहा है उस पर भी बात करें। एक ब्रेक। सत्ताईस अक्टूबर को इस्लामाबाद के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज़ादी मार्च की कॉल दी है। कहते हैं सारे पाकिस्तान से पाकिस्तानी पहुंचेंगे, समंदर एक जमा हो जाएगा कैपिटल के अंदर और हुकूमत तिंकों की तरह समंदर से हम फारिग कर देंगे। अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से के अंदर MNA मौलाना जमालुद्दीन साहब प्रोग्राम में शामिल थे। मैंने उनसे 3 मरतबा पूछा कि मुतालबात क्या हैं, किन मुतालबात के तहत मौलाना फजलुर रहमान या JUIF वहाँ जमा हो रही है और वो मुतालबात किससे हैं? वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हैं, चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान से हैं, आर्मी चीफ से हैं, किससे हैं? तो उन्होंने जवाब में एक बार नहीं कई बार ये कहा कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब कहेंगे वो हम करेंगे। खैर, मामला ये है कि एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि चंद रोज़ पहले आर्मी चीफ के पास पाकिस्तान के बड़े अहम बिजनेस टाइकॉन्स की मीटिंग हुई। सबसे पहला सवाल तो मेरा अकील करीम रेड्डी साहब से ये है, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कराची से, कि ये मीटिंग में बिज़नेस कम्युनिटी के लोग खुद गए थे या उनको बुलाया गया था? और फिर दूसरा सवाल ये है कि क्या तय पाया, क्या डन हुआ, और ऐसी जमहूरियत के दौर के अंदर आर्मी चीफ के पास बिज़नेस कम्युनिटी के लोग मीटिंग क्यों? हेलो जी अकील साहब। हेलो
देखिए, आपने जो सवाल किया इसका जवाब ये है कि हमें इनवाइट किया गया था और हम वहाँ पहुंचे। आर्मी चीफ और पाकिस्तान की जो बिजनेस की जो बड़ी टीम है, इकोनॉमिक टीम बैठी हुई थी वहाँ, और आर्मी चीफ तो डिनर दिया। डिनर के बाद उन्होंने हमें बताया कि अगर इकोनॉमी के हवाले से जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसके लिए हफीज शेख, सबर जैदी और हमाद अजहर साहब मौजूद है। सिक्योरिटी के हवाले से अगर कोई बात करनी है तो मैं मौजूद हूँ, मैं आपको इसके ऊपर कॉन्फिडेंस दूंगा। तो बातचीत जो शुरू हुई है वो सिर्फ ये है कि बिल्कुल जिसको कहते हैं फ्रेंडली माहौल में बातचीत हो रही थी। बहुत सारे सब्जेक्ट आए इसमें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मलिक रियाज साहब ने कहा कि पहले तो हाउसिंग इंडस्ट्री को इस वक्त जरूरत है सपोर्ट करने की। तो इसके ऊपर अपना हफीज शेख साहब ने कहा कि आपकी मीटिंग हमारी अभी शुरू हुई। आज सुबह हम पीएम के साथ बैठे हुए थे और वहां भी हमने यही डिसाइड किया है कि हाउसिंग इंडस्ट्री को हमें सपोर्ट करना है। उससे रिलेटेड 30-40 और इंडस्ट्री में एक्टिविटीज होगी। तो ये तो तय है कि हम उसको बिल्कुल इसके लिए नई पॉलिसी ला रहे हैं और पीएम से हमारी मीटिंग हो चुकी है और फॉलोअप मीटिंग भी हमने करनी है और बहुत जल्द हम आपको अच्छी खबर देंगे। उसमें हमाद अजहर साहब ने बताया कि कैपिटल गेन में हम थोड़ी बहुत कमी कर देंगे, फिक्स टैक्स वगैरह हम लेके आ जाएंगे ताकि जो एफबीआर वगैरह के आपके इशू होते हैं वो ना हो। इसके बाद इंटरेस्ट रेट के हवाले से बात हुई और इंटरेस्ट रेट के लिए फिर हमाद अजहर ने कहा कि भाई हमारी IMF से भी बात हुई है। IMF ने कभी हमें ये नहीं कहा कि इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा दो या इतना बढ़ा दो। हमें सिर्फ ये बताया गया है कि जो इन्फ्लेशन के नंबर है उससे रिलेटेड आपका इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। तो वो ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो आया है आने वाले दिनों में अब इसमें कमी हम देखेंगे और डेफिनेट उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। फिर उन्होंने दूसरी जो बात बताई कि हमारा जो डिवैल्यूएशन है वो अब हम ये समझते हैं कि रुपया अब स्ट्रॉन्ग रहेगा। यहाँ से भी अगर डॉलर मार्केट से न लेते तो रुपी फर्दर भी स्ट्रॉन्ग हो सकता था। तो उनकी तरफ से ये भी एक साइन बताया गया है कि फर्दर डिवैल्यूएशन का चांस नहीं लगता। तीसरी जो बात उन्होंने बताई कि IMF ने हमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस ये गया है कि 19वां पैकेज है जो IMF से लिया जा रहा है, लेकिन ये पहला मौका है कि गवर्नमेंट ने IMF के कहने पे वो चीजें की है और आपके जो नंबर है उसमें कोई फजिंग नहीं है, प्रॉपर नंबर है। तो हम बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई हैं और ये आपके शुरू के 2 महीने के रिजल्ट भी वो भी कंफर्टेबल है, हम उससे भी सेटिस्फाई हैं। तो ये भी एक बड़े कॉन्फिडेंस की बात दी। तीसरी बात उन्होंने ये बताई कि $10.5 बिलियन इस साल हमने रीपेमेंट किए और पिछले साल $10.5 बिलियन की रीपेमेंट हुई। इस साल भी रीपेमेंट $10.5 बिलियन की होगी, अगले साल $5 बिलियन। उन्होंने कहा कि हम कंफर्टेबल है, हमें फर्दर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये रीपेमेंट भी हम आसानी से कर देंगे। अच्छा, इसके बाद भी हमारे रिजर्व अकील भाई एक तासुर तो ये है कि जो मार्केट में बार बार चीज चल रही थी, अखबार में छप रही थी कि शिकायत करने के लिए बिजनेस कम्युनिटी के लोग आर्मी चीफ के पास गए थे। वो तासुर आपने गलत कर दिया कि आपको बुलाया गया था, आप लोग शिकायत करने नहीं गए थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि मीटिंगें तो बहुत सारी होती रही हैं, पिछले 13 महीने में बहुत मीटिंगें हुई हैं। ब्यूरोक्रेसी एग्जीक्यूट नहीं करने देती, मुतमईन नहीं होती बिजनेस कम्युनिटी, शिकायत रहती है, मुसलसल शिकायत रहती है, नैब से शिकायत रहती है, वजीर खजाना से शिकायत रहती है, FBI से शिकायत रहती है। तो ये मीटिंग्स शिकायत कब दूर होंगी? देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम इस वक्त मॉनेटरी टाइटनिंग में बैठे हुए हैं। मॉनेटरी टाइटनिंग पाकिस्तान में 2008 में भी हुई थी और 8 में भी लोगों को प्रॉब्लम्स हुई थी। देखिए जब हम खर्च कर रहे होते, कर्जा ले रहे होते और कर्जा लेके खा रहे होते, जब हमें फिक्र नहीं होती, फिर अचानक जब आपको मुल्क को ठीक करने के लिए टाइटनिंग करनी पड़ती है तो हम चीखे मारते हैं। मेरा ख्याल है ये गलत है। हमें शिकायत का कोई राइट नहीं है। इस वक्त गवर्नमेंट जो इलाज कर रही है इकोनॉमी के लिए वो अच्छा है। मैं नहीं कहता कि कोई गलत काम हो रहा है, थोड़ा बहुत बर्दाश्त करने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है कि जब मॉनेटरी टाइटनिंग में आप जाते हैं तो उसकी वजह से आपकी ग्रोथ इफेक्ट होती है, उसकी वजह से थोड़ी सी बेरोजगारी होती है। लेकिन आप ये देखें ना कि इसमें गवर्नमेंट को प्रॉब्लम्स कितनी है।
आप ये देखें कि आपके पास $5 बिलियन अपना रिजर्व है, महीने में आपका ट्रेड डेफिसिट $3 बिलियन था, दो महीने में आपका पैसा चला जाता। उन्होंने इम्पोर्ट करने के लिए टाइटनिंग की ताकि लोगों की स्पेंडिंग कम हो। तो ये सारे तजर्बे उनके कामयाब गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई हुई है, उसमें कोई शक नहीं है कि बेरोजगारी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है लोगों का बाइंग पावर इफेक्ट हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी देखना है कि मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। जो मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो फिर आपके एक दोस्त हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो 27 तारीख को कैपिटल में आवाम का समंदर लेकर आ रहे हैं और कहते हैं कि मैं तिलके की तरह जो है हुकूमत को निकाल दूंगा। ऐसे रहनुमाओं को क्या मैसेज देंगे अकील करीम रेड्डी साहब? देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब को मैं यकीनन आपके थ्रू एक मैसेज जरूर दूंगा कि पाकिस्तान के लिए सोचो, अपनी सियासत के लिए ना सोचो, मुल्क को मजबूत करना है। इस गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल गवर्नमेंट होने के बावजूद ये सारे टफ डिसीजन लिए हैं और ये डिसीजन इसलिए लिए गए हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो, पाकिस्तान मजबूत हो। और अगर हम अपनी हट धर्मी पे टाइम रह गए तो ये हमारे मुल्क को नुकसान होगा। हम इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते डरना, हड़तालें, ये हमारे लिए किसी सूरत में बेहतर नहीं है। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ, जब इमरान खान ने भी धरना दिया था तो मैं अल्लाह के सपोर्टर हूँ उनका, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने धरने को सपोर्ट नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया रेड्डी साहब। मौलाना फजलुर रहमान साहब को आपका ये जो इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। और मौलाना फजलुर रहमान साहब के भी जो रहनुमा थे वो ये बता नहीं पाए थे कि आखिर वो क्यों ये धरना दे रहे हैं। अब बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान में, इंटरनेशनल क्रिकेट लाहौर के अंदर कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर अभी कुछ देर के बाद एक T20 मैच होने जा रहा है, धमाकेदार मैच होने जा रहा है। मैं चाहूँगा कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो हमारे नुमाइंदे हैं वसीम, उनसे हम रब्ता करें और इन्वायरमेंट पूछे। वसीम, क्या देख रहे हैं आप, क्या सिक्योरिटी के मामला है? खैर सिक्योरिटी के मामला तो अच्छे ही हैं, प्लेयर्स का जो एक वो है स्ट्रेंथ वो कैसी है श्रीलंकन्स की और पाकिस्तानीज़ की? फैसल साहब, बिल्कुल प्लेयर की जो स्ट्रेंथ है, आप देखेंगे श्रीलंका ने जो पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी 2 वनडे मैचेस खेले हैं, एक तो शंका ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, साथ जयसूर्या, और फिर आखिरी मैच में भी सेंचुरी स्कोर हुई पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तानी बॉलर शादाब खान और उसके साथ साथ जो वहाब रियाज थे, उनको ज्यादा मदद नहीं मिल रही थी। तो क्योंकि 20 ओवर की क्रिकेट है, आप भी जानते हैं कि श्रीलंका गो के नई टीम है, लेकिन शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर वो पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकते हैं और एक अच्छे मुकाबले की तवक्को है। पाकिस्तान आज अहमद शहजाद को और उमर अकमल को मौका देने जा रहा है और साथ ये भी चांसेस हैं कि मोहम्मद हसनैन को भी प्लेइंग 11 के अंदर शामिल किया जाएगा। इनको वर्ल्ड कप के आखिरी राउंड में जो पाकिस्तान के मैचेस थे उसमें बाहर बिठाया गया था। तो सरफराज अहमद पुरअज़म है, पाकिस्तान T20 के अंदर नंबर 1 टीम है, होम ग्राउंड का एडवांटेज है, होम क्राउड है, लाहौर ये बड़ी तादाद में आ रहे हैं, इंतजामात बड़े अच्छे किए हैं शायकीन की सहूलत के लिए, क्योंकि वसीम खान और एहसान मानी के अंडर ये पहली इंटरनेशनल T20 सीरीज है जो वनडे सीरीज कराची में हुई, अब लाहौर में हो रही है। तो ICC लेवल के जिस तरह से इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मेरे साथ आप लाइन पर रहिएगा, हमारे साथ सरफराज नवाज साहब लंदन से ऑडियो लाइन पर मौजूद हैं। सरफराज नवाज साहब, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट T20 मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में, आप एक तो जरा कमेंट कीजिएगा पाकिस्तान की टीम का कॉम्बिनेशन, जिस तरह से अभी वसीम कह रहे थे कि अहमद शहजाद वापस आ गए हैं, बेहतरीन बल्लेबाज हैं और आज खेलेंगे, मेरा ख्याल ओपन करेंगे। उमर अकमल आ गए हैं, 3 साल के बाद उनकी वापसी हुई है, फिर हसनैन को चांस दिया जा रहा है, हैदराबाद के बहुत तेज बॉलर हैं, टीम पाकिस्तान की वैसी नंबर 1 है। क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में आप? सबसे पहले तो मैं श्रीलंका टीम को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान में जो आए हैं और 10 साल के बाद जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू हुई है, और हमारा क्राउड भी पाकिस्तान में यही चाह रहा था कि प्लेयरों को होम ग्राउंड में देखें, होम पिचेस में देखें, स्टेडियम भरें और मैच अच्छे हों। और ये आपने जो कॉम्बिनेशन का बताया है तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा होगा उमर अकमल और अहमद शहजाद को टीम में T20 में लाने का, क्योंकि दोनों प्लेयर बड़ा तेज खेलते हैं और हर किस्म की शॉट्स हैं इनके पास, और पिछले PSL में इन्होंने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस भी की है और मेन स्कोरर भी रहे हैं। तो ये पिछले जो कोच थे आर्थर, उन्होंने कोई मुखालफत की वजह से इनको टीम से निकाला हुआ था। तो अब मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में ये जो लाहौर में मैच है, एक ठीक है श्रीलंका की इनएक्सपीरियंस टीम जरूर है,
लेकिन इनिंग 300 रन उन्होंने आखिरी इनिंग में किए थे और एक प्लेयर ने सेंचुरी भी की। तो मैं कहूँगा कि T20 एनीबॉडीज गेम, कोई भी आदमी जम जाए, लेकिन उसमें एक्सपीरियंस बॉलर ज्यादा मैटर करते हैं और एक्सपीरियंस बैट्समैन भी मैटर करते हैं। और मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की टीम एक कॉम्बिनेशन के हिसाब से वेल सेट है। आरिफ चौधरी साहब, आप हमेशा सियासत पे बात करते हैं, कानूनी माहिर हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक बड़ी डेवलपमेंट है। इंटरनेशनल क्रिकेट 10 साल के बाद पाकिस्तान में हो रही है, उसी शहर में हो रही है जहां से रुकी थी। आरिफ चौधरी साहब, क्या महसूस हो रहा है? T20 मैच पाकिस्तान में हो रहा है, इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान में हो रहा है, एक पाकिस्तानी की हैसियत से कितना आपको फील हो रहा है कि आज पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस हो रही है? मैं समझता हूँ फैसल साहब इससे बड़ी हमारी खुशकिस्मती और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि यही साल जो थे इसी में तासुर ये दिया गया कि पाकिस्तान जो है वो गैर महफूज है बाहर से आने वाले लोगों के लिए। और ख़ास तौर पर श्रीलंका की टीम पर जब हमला हुआ तो उसके बाद से तो सूरत हाल काफ़ी ख़राब थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस सारे मामले में बड़ा खूबसूरत किरदार हमारी कौम का भी है, जो बड़े हौसले के साथ, जोश के साथ हर जगह पहुँचते हैं और दोनों टीमों को दाद देते हैं। और रेफरीज के मामले में भी मैं आपको अर्ज करूं कि चूंकि मैं सियासी तौर पर जो बात आपकी हो रही थी उसके साथ इसे मिलाऊंगा, क्योंकि यहाँ दंगल की कैफियत पाकिस्तान में सियासत जो हो रही है दंगल की कैफियत है। पहले ये हुआ करता था कि हर शख्स जो था अखाड़े में खड़ा होकर ये कहता था कि अभी रेफरी मेरे साथ होगा, अभी रेफरी का इशारा होगा। अब रेफरीज जो हैं उन्होंने भी आके टीम में दोनों जो है उन्हें खेलने के लिए असूल भी बताने शुरू कर दिए हैं कि भाई हम किसी के साथ नहीं हैं, आप अपनी अपनी इनिंग्स बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब, सरफराज नवाज साहब, वसीम वाकरी साहब और हमारे साथ मौलाना जमालुद्दीन साहब JUIF के थे, उनका भी शुक्रिया। अकील करीम रेड्डी साहब का भी शुक्रिया। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट T20 मैच हो रहा है और उसी शहर में हो रहा है जहां से रुका था। एक बड़ी अच्छी खबर है, मैच एंजॉय कीजिएगा, थोड़ी देर के बाद शुरू होगा इंशाल्लाह। कल फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।